नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आम आदमी पार्टी में महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। मयंक गांधी ने एक और ब्लॉग बम फोड़ दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि जब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग में जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, उन्हें संबोधित किया, उसके बाद से उन्हें अलग थलग करने की मुहिम हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करके पार्टी से निकाले जाने की कोशिश है। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ भी करने की कोशिश थी, लेकिन वहां दांव उल्टा पड़ गया। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ खास लोगों के खिलाफ क्या आवाज उठाना गुनाह है आम आदमी पार्टी में? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के साथ हम लोग इस पार्टी फॉर्म किए थे, उस सिद्धांत को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। होली से ठीक पहले और फिर होली के ठीक बाद मयंक गांधी ने जो ब्लॉग बम फोड़ा है, उसने आम आदमी पार्टी की रंगत बिगाड़ दी है। अपने ताजा ब्लॉग में मयंक ने लिखा है कि पार्टी पर फैसले लेने वालों के बीबीएम ग्रुप से मुझे हटा दिया गया। आशीष खेतान ने हमला किया। महाराष्ट्र में भी पार्टी के नेता मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं। पार्टी और केजरीवाल विरोधी बताने के लिए सोशल मीडिया में कोशिश हो रही है और आगे भी होगी। मुझे अपमानित किया जाएगा ताकि मैं पार्टी छोड़ दूं। वैसा ही कुछ किया जाएगा जैसा योगेंद्र और प्रशांत के लिए किया गया, लेकिन उन्होंने प्लान पलट दिया और पार्टी में बने रहे। देखते हैं मैं कब तक हमले झेल पाता हूं। ब्लॉग में लिखा है कि मैं खुद मानता हूं कि इन दोनों को पीएससी से बाहर निकालकर दूसरे रोल्स देने की जरूरत थी। तो फिर मयंक गांधी जी ने ये क्यों नहीं लिखा कि उन दोनों को उस पीएससी से निकालने की क्या जरूरत थी? तो ये आधा सच लिखना गलत बात थी। दुख तो होता है, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, और देर सबेर हम देश के दिखा सकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को दिखा सकेंगे कि इस पार्टी में उस तरह के खेल नहीं होंगे जो दूसरी पार्टियों में होते हैं। मयंक गांधी ने मांग की है कि 4 मार्च को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को देखने देना चाहिए। मयंक ऐसी मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकपाल आंदोलन के दिनों में केजरीवाल खुद इस तरह की बात तब की मनमोहन सरकार से करते रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो सारी प्रोसीडिंग्स की, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी कमेटी की के अंदर आ सके उसकी फंक्शनिंग में। इसके लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। असल में दिल्ली का विवाद मुंबई इसलिए पहुंच गया है क्योंकि वहां 2017 में बीएमसी के चुनाव होने हैं। केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि 5 साल तक उनका फोकस दिल्ली ही रहेगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले मयंक गांधी को डर है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही पार्टी बीएमसी लड़ने से भी मना कर सकती है। मैंने और प्रीति मेनन ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसकी कुछ वजह थी। मैं तंग आ चुकी थी इन लोगों की इन गेम से, इन झगड़ों से। हम चुप रहे। हमने कभी कोई मीडिया में जाकर कोई लेटर नहीं लिखा। मैं फिलहाल मैं यही कहूंगी कि मैं किसी और चीज में नहीं पड़ना चाहती। घर में आग लगी हो तो भला विरोधी हाथ सेकने से क्यों पीछे रहें? कांग्रेस और बीजेपी कह रही हैं कि पार्टी सत्ता को संभाल नहीं पा रही है। सत्ता को पचाने के लिए हाजमा बहुत दुरुस्त चाहिए। ये संकेत हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो हाजमा है वो दुरुस्त और तंदुरुस्त नहीं है। तो इसलिए नेचुरोपैथी से कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। ये दोनों नेता पार्टी को दिल्ली से बाहर ले जाने के पक्षधर रहे हैं। केजरीवाल के दिल्ली में ही जमे रहने के फैसले से आम आदमी पार्टी में बेचैनी साफ दिख रही है। सवाल यह है कि दिल्ली में तो पार्टी 5 साल तक निश्चिंत है, लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर पार्टी की राजनीति करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? और सवाल ये भी कि अगर अरविंद केजरीवाल से उलट आपकी कोई सोच है, अगर आप उसे उठाते हैं, तो क्या आपको पार्टी में अलग थलग कर दिया जाता है? कम से कम मयंक गांधी तो इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी में सवाल उठाना गुनाह है, क्या आवाज उठाना पाप है? आम आदमी पार्टी में दिल्ली से बाहर के नेताओं का भविष्य क्या है? मयंक गांधी ये कह रहे हैं कि उनको अपमानित करके पार्टी से बाहर निकालने की कोशिशें हैं। बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ, क्या ये सार्वजनिक होगा? मयंक गांधी कह रहे हैं कि इसकी वीडियोग्राफी होकर ये सबके सामने
सामने आना चाहिए, इसके मिनट्स बाहर आने चाहिए। सवाल ये भी कि क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से ये झगड़ा हो रहा है? एक के बाद एक पार्टी के कई चेहरे, कई नेता सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में इस पार्टी का भविष्य क्या है, जिसने दिल्ली में हाल ही में एक बम्पर जीत के साथ सत्ता संभाली है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अंजलि दमानिया जल्दी जुड़ने वाली है, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और अरविंद मोहन जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जो लगातार आंतरिक लोकतंत्र की बात करती रहती है, सवाल ये है कि जो भी आवाज उठा रहा है, क्या उसको अलग थलग करने की कोशिश हो रही है? जो भी आला कमान के सुर में सुर नहीं मिला रहा, उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं है? देखिए, किसी भी पार्टी को स्थायी रूप से लंबी राजनीति करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, दूसरा एक व्यवस्थित और राजनीतिक दृष्टि से आजमाया हुआ परिपक्व संगठन होना चाहिए, और तीसरा एक परिपक्व नेतृत्व होना चाहिए। संयोगवश आम आदमी पार्टी में तीनों ही में समस्या है। विचारधारा क्या है पता नहीं, आपने देखा कुछ दिन पहले उनके नेताओं के बयान आए, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट हैं, यानी वो लेफ्ट हैं, राइट हैं, सेंटर हैं, ये उनके नेताओं को खुद ही नहीं क्लियर है। परिपक्व संगठन होना चाहिए, तो संगठन में स्थिति यह है कि कहीं से कोई भी व्यक्ति जो थे वो कोई एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के तहत नहीं आए, जो जहां पे था वो वहां से आकर जुड़ गया सत्ता की चाह में। नेतृत्व को लेकर स्थिति यह है कि आज वो कुछ भी कहें कि हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को नहीं मानते, तो मेरा ये पूछना है, यदि आप ऐसा नहीं मानते तो क्या अंतर है आम आदमी पार्टी में और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में, मुलायम सिंह जी की पार्टी में, करुणानिधि जयललिता की पार्टी में, देवेगौड़ा और चौटाला की पार्टी में? वो भी कहते हैं कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहेगा और संगठन में भी रहेगा। तो तीनों ही दृष्टियों से आम आदमी पार्टी के सामने मुझे एक दीर्घकालिक समस्या दिख रही है, और वो अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। पूर्ण पारदर्शिता की बात कहते थे, अब जब उनके ही लोग आप बातें उठा रहे हैं, देखिए जैसा नेता होता वैसे ही कार्यकर्ता हो जाता है। जब नेता जाके बिजली काटेगा तार पे बैठ के और ये कहेगा कि नहीं, जो बात है खुल के बोलो, कोई बात ना अनुशासन है, ना मर्यादा है, ना नियम है, तो वो आपके संगठन के अंदर भी दिखेगा। तो ये सारी की सारी समस्या आम आदमी 3 बातें आपने कही, विचारधारा क्या है, परिपक्व संगठन की कमी और नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देती है, पारदर्शिता नहीं है इस पार्टी के भीतर, हालांकि इसका दावा करती है, ये मानना है आपका। हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद है। मीम अफजल साहब, लेकिन योगेंद्र यादव, पीएससी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उनसे जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बहुत साफ कहा, वो अब भी ये मेंटेन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ही लोगों को उम्मीदें हैं, अब भी आशा बाकी आम आदमी पार्टी में, क्योंकि ये वो पार्टी नहीं है जो 10 जनपद में पैदा हुई हो या नागपुर से बनी हो, ये अलग पार्टी है, और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर 10 जनपद से कोई पार्टी पैदा हुई हो तो मुझे मालूम नहीं, कम से कम कांग्रेस 10 जनपद से तो पैदा नहीं हुई। वो तो 125 साल पुरानी पार्टी है, कैसे पैदा हुई इसकी हिस्ट्री सब जानते हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का, अभी सुधांशु साहब ने जो कहना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें एक बात मुझे लगती है बड़ी इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस पार्टी के साथ बुनियादी तौर पर, देखिए मूवमेंट जब बनता है कोई और उसके नतीजे में कोई पार्टी वजूद में आती है, तो आगे चलकर थोड़े दिन के बाद हमेशा पर्सनालिटीज़ का क्लैश होता है। और ये आपको मैं याद दिला दूं, 1989 के अंदर जब जनता दल बना था तो उस बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता एक साथ इकट्ठे होकर के जनता पार्टी बनाई गई थी। उसके बाद पावर में भी आ गए, लेकिन उससे थोड़े दिन के बाद ही झगड़ा शुरू हुआ। चंद्रशेखर जी अलग हो गए, मुलायम सिंह जी अलग हो गए, फिर लालू जी भी अलग हो गए। उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना ली। आज वो मेरा ख्याल है 13-14 पार्टियों में तब्दील हो चुकी है वो जनता पार्टी। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जो पार्टी मूवमेंट से बनती है उसमें आगे चलकर पर्सनालिटी क्लैश होता है। योगेंद्र यादव अहम आदमी हैं, दूसरे मनीष सिसोदिया हैं, या केजरीवाल जी हैं, या प्रशांत भूषण हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो इनका कहना चाहिए थिंक टैंक भी हैं, मूवमेंट को चला भी रहे थे। ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था केजरीवाल साहब का। हाँ। वो क्राउड पुलर थे, ये लोग क्राउड पुलर नहीं हैं, और जब ये मौका आया तो उन्होंने निकाल दिया। योगेंद्र यादव जी, मुझे याद है कि एक्शन लेने से पहले भी इसी तरह की बात कर रहे थे, अभी भी ये बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात बड़ी अच्छी है कहने में, लेकिन
मुझे लगता है पार्टी कि के इसके भीतर नताइज क्या वो हो रहा नहीं है, भी निकलेंगे देखना जैसे वो होगा। चाहते हैं। क्योंकि क्यों ये जो स्थापित नेता है कम से कम आम आदमी पार्टी के भीतर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी दुबे जी, सवाल ये उठेगा मयंक गांधी के 2 ब्लॉग सामने आने के बाद कि अरविंद केजरीवाल जिस स्वराज की बात करते हैं वो उनकी पार्टी के अंदर कहाँ है? देखिए, आम आदमी पार्टी में पहली बात तो आप कह रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि बहस हो रही है, और ये बहस आम आदमी पार्टी की दीर्घायु और उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये बहस थोड़े दिनों बाद होती, जब उनकी पार्टी दिल्ली में कुछ थोड़ा सा अपना सरकार चला लेती और अपना सिक्का जमा लेती, तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो हुआ जल्दी हुआ, थोड़ा सा अप्रिय लग रहा है, लेकिन ये बहस बहुत जरूरी है। आप मयंक गांधी के दोनों ब्लॉक्स पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। उन दोनों ब्लॉक्स में कहीं भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पे कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया गया है। इस ब्लॉग में उन्होंने ये लिखा है कि मैंने आज तक जो भी सीखा है, दूसरे ब्लॉग में और ये वो अरविंद केजरीवाल पूरी बात सुन लीजिए पर 2 नेता नहीं, मैं दूसरा पक्ष भी रखूंगा। नहीं, दूसरा पक्ष तो मैं रखूंगा ना। जिद पर 2 नेताओं को पीएससी से बाहर, वो पहले ब्लॉग में लिखा था, दूसरे ब्लॉग में नहीं लिखा है। आप नहीं, वो पहले ब्लॉग में लिखा था, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर चर्चा कर सकते हैं। इसमें उन्होंने पहले ब्लॉग में भी उन्होंने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के ऊपर ना उन्होंने पहले ब्लॉग में सवाल उठाया था, ना दूसरे ब्लॉग में। अरविंद के नेतृत्व पे योगेंद्र यादव ने भी कोई सवाल नहीं उठाया है। आप प्रशांत भूषण का टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में पूरा 1 पेज का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, जो अभी 1 दिन पहले छपा है, उसमें भी उन्होंने अरविंद के नेतृत्व में कोई सवाल नहीं उठाया है। तो आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, जिसको अभी मीम साहब कह रहे थे कि वो क्राउड पुलर थे, जैसे कि अब वो क्राउड पुलर नहीं रह गए हों, मेरा कहना यह है कि देखना ही चाहिए। सॉरी, कोई बात आज भी समझता हूं। हाँ, नहीं, कोई ठीक बात है। हाँ, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी में जो चर्चा हो रही है, मैं सुधांशु जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी देश की किसी भी अन्य पार्टी जैसी नहीं है। अन्य पार्टियों की व्याख्या जिन मानकों के आधार पर की जानी चाहिए, आम आदमी पार्टी की व्याख्या उन मानकों के आधार पर नहीं की जा सकती। और अब ये धीरे धीरे सामने आएगा कि वो कैसी पार्टी बनती है। कोई भी व्यक्ति पार्टी से ना बाहर गया है, न किसी व्यक्ति को पार्टी से निकाला गया है। अगर कोई परेशानी हो और आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट करें उसका, बार बार नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो सब कुछ पार्टी के भीतर अच्छा है। इसको झगड़ा ना कहें, इसको बहस कहें। कैसी बहस? मैं सवाल उठा रही हूँ कि क्या ये सत्ता का संघर्ष नहीं है? आपको झगड़ा अगर कहना होता है वो तो क्राउड आप पुलर कहिए, मैं तो अपने नजरिए से कह रहा हूं। बावजूद उससे लोग नाखुश नहीं है। अरविंद मोहन जी, सवाल ये है कि मयंक गांधी जिन्होंने 2 ब्लॉग लिखे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसकी मिनट्स रिलीज कीजिए, वीडियोग्राफी करके ये तमाम चीजें आप वॉलंटियर्स के सामने रखिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति है वॉलंटियर्स के अंदर। तो उनकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा? वो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, मयंक की टिप्पणी की बात पर टिप्पणी से पहले मैं जो सुधांशु कह रहे थे उस पर थोड़ा कहना चाहूँगा। वो तीनों चीज़, विचारधारा, संगठन और लीडरशिप, तीनों के पुराना ही होने और मैच्योर होने की बात कर रहे थे। तो इसमें नएपन की कोई गुंजाइश पॉलिटिक्स में वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वो आपकी पॉलिटिक्स हो, बीजेपी में भी नए लीडर के लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं है, और तब वो सफाई देने लगेंगे कि सबसे ज़्यादा गुंजाइश बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। तो इसलिए कमी बेसी जो है वो अपनी जगह है। असली चीज़ ये है कि अभी जो हुआ है उसको हम किस तरह से देखें, और वो मेरे ख्याल से यही है कि एक आंदोलन के पार्टी में बदलने और पार्टी के सरकार चलाने के बीच में जो चीज़ें बदलाव होती हैं उसमें किसका किस किस्म से शेयर होगा, कार्यकर्ता का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, इन सब चीज़ों की बहस बेसिक है। और ये बहस अब अपने आप में बड़ी होगी। इस पे अरविंद को कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा फैसला करना होगा। एक फैसला शायद उन लोगों ने छोटा किया है कि राज्य इकाइयाँ किस तरह से काम करेंगी, और दिल्ली के बाहर का पार्टी का जो भी वर्कर आया है उसी तरह से कैरियर छोड़ के आया है, जिस तरह से आशुतोष आए हैं, जिस तरह से आशीष खेतान आए हैं, जिस तरह से दिलीप पांडे आए हैं, जो इतना बेचैन होकर आज अटैक कर रहे थे प्रशांत भूषण पे, सारी सीनियरिटी और उनके योगदान को भुला के। उसी तरह से बेचैन बाहर का भी वर्कर है जो काफ़ी कुछ छोड़ छाड़ के आया है। तो उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, उसका पार्टिसिपेशन क्या होगा, उसको आगे आने वाली पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी होगी, आपकी जगह। लेकिन अरविंद जी, ये सवाल तो बाद के हैं। सवाल ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी आप बाहर नहीं देते हैं, और एक इतना पार्टी का वरिष्ठ नेता जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, वो कह रहा है कि अगर मैं कुछ बाहर बताता हूं तो मुझ पे गैग ऑर्डर है कि आप कुछ नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। सवाल उठा रहे हो। नहीं, लेकिन जो जिस तरह से ये सवाल का जवाब भी दिया गया ना, जैसे शांति भूषण जी सबसे सीनियर हैं पार्टी में, और सबसे मैं मानता हूं कि उनका योगदान काफी बड़ा है, लेकिन बीच चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया टिकट बांटने पे और चंदे पे,
और फिर किरण बेदी की तारीफ तक गए, वो किसी पार्टी को क्या चलने देगा। और अगर उस किस्म की गलती मयंक करें, शांति भूषण जी करें, प्रशांत भूषण करें, योगेंद्र करें, कोई तीसरा करे, चौथा करे, तो पार्टी उसको कितने दिन तक बर्दाश्त करते जा सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्तिगत हितों की बात भी आती है कि व्यक्तिगत आकांक्षा और व्यक्तिगत हित तमाम नेताओं के क्या वो बड़े हो रहे हैं पार्टी से ज्यादा, और इसलिए ये तमाम दिक्कतें जो कि आम आदमी पार्टी के सामने आ रही है एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली में लोगों की आकांक्षा पूरी करने की बड़ी चुनौती है। पक्ष विपक्ष के तर्क आपको बता दें, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना, पारदर्शिता की कमी है इस पार्टी में, नेता जो बातें कहता था वही बातें तो पार्टी के बाकी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब का कहना कि आंदोलन से बनी पार्टी में व्यक्तित्व की लड़ाई होती है, जनता दल इसका उदाहरण है। अभय दुबे जी का मानना, आम आदमी पार्टी में झगड़ा नहीं बल्कि बहस हो रही है, जल्द सब हुआ ये ठीक नहीं है कि इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। अरविंद मोहन जी का मानना कि बीच चुनाव में शांति भूषण ने सवाल उठाए, प्रशांत, योगेंद्र, मयंक जो कह रहे हैं उसे कब तक सहेगी पार्टी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मयंक गांधी ने एक ट्वीट किया है अभी, और उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी और कांग्रेस, मीम अफजल साहब यही सवाल आपके लिए भी रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ये मयंक गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या वो अपनी पार्टियों में, मतलब बीजेपी और कांग्रेस क्या अपनी पार्टियों में सोच सकते हैं कि किसी बैठक के इस तरह से मिनट्स जारी किए जाएं कि उस बैठक की तमाम बातों को मिनट्स के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो स्टैंडर्ड है वो अलग है बाकी पार्टियों से, तो बीजेपी और कांग्रेस किस हद से हमला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, सवाल उठा रहे हैं मयंक गांधी। सुधांशु जी पहले आप। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दावा है कि हम एक अलग पार्टी है, मैं पूरे सम्मान से कहना चाहता हूं कि एक मुद्दा आधारित व्यक्ति केंद्रित आंदोलन होने में और विचारधारा संगठन आधारित पार्टी होने में भारी अंतर है। और वो जो कहते हैं अलग राजनीति है, तो मैं एक और बात भी कहूंगा, विनम्रता के साथ अरविंद मोहन जी ने कहा वो नई राजनीति की बात करें। अरे राजनीति के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हजारों सालों में नहीं बदलते, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें कुछ अच्छे सिद्धांत हैं, कुछ बुरे सिद्धांत हैं। जो बुरे सिद्धांत हैं आम आदमी पार्टी में 2 साल में सब दिखते नजर आ रहे हैं। याद करिए, अन्ना उनके पितृ पुरुष की तरह थे और उन्होंने क्या बोला, अन्ना को बरगलाया गया। यानी राजनीति का सिद्धांत है देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप, राजनीति में कोई सगा नहीं होता, वो दिख गया। दूसरा सिद्धांत है देयर इज नो एनिमीज एंड नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, तो कभी मित्र शत्रु बन सकता, शत्रु मित्र बन सकता। तो कांग्रेस से भी हाथ मिलाया, जब जरूरत लगी तो अन्ना के बगल में जाके बैठ गए। तीसरा सिद्धांत है सत्ता का मामला आए तो किसी पे भरोसा मत करो। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पे किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि किसी को भारत बनाकर खड़ा रख के शासन करने को दे दें। और चौथा सिद्धांत है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर आई। और जितने भी पार्टी के अंदर के मतभेद थे वो सारे के सारे मुखर होकर सामने आते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो जहां तक अब मयंक जी ने कहा कि भाजपा के अंदर, अरे हमारे यहां अंदर तमाम बातों पे खुल के चर्चा होती है। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नाम से पार्टी जानी गई, कुछ मामलों में उनका मतभेद था पर वो निर्णय हुए, उसके बाद अटल जी भी उस निर्णय के साथ खड़े रहे। विचार विमर्श होना, डिस्कशन होना अलग बात है, एक बार निर्णय हो गया तो पूरी पार्टी का निर्णय। अब प्रश्न यह है कि शांति भूषण कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अरे वो आपके संरक्षक हैं। अब शांति भूषण सही बोल रहे हैं या केजरीवाल सही बोल रहे हैं पार्टी के लिए, इसका निर्णय कौन करेगा? या तो आप पार्टी में बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए वो लोग बाहर बोल रहे हैं, या आप लोगों में समन्वय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़े अजीब से हालात है, हर नेता अपनी अपनी भाषा बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है दूसरी पार्टियों में। दूसरी पार्टियों में जो कह दिया वो कह दिया, एक फैसला सुना दिया। मैं तो मान ही रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है वो दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल सहमत हूं इस बात से सुधांशु जी की कि जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है वो दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। अब वो अलग किस तरीके से है इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुद्दा यहां पर है, देखिए किसी भी पार्टी में खुली वोटिंग नहीं होती है, किसने किसके पक्ष में वोट दिया उसकी लिस्ट अखबारों में नहीं छपती है। किसी पार्टी में ये मांग नहीं होती है कि पार्टी की कार्यसमिति में जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए, उसके ऊपर कोई श्वेत पत्र निकाला जाए, इस प्रकार की मांगें नहीं होती हैं। आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने असहमति की आवाज उठाई थी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने, उनको 8 वोट मिले। जो उनसे जीते उनको 11 वोट मिले। 2 लोग जो
तटस्थ रहे, उनमें एक मयंक गांधी हैं, उन्होंने एक तीसरा पक्ष उठाया है अपने ब्लॉक के जरिए। वो कहते हैं कि हम जो स्वयंसेवक हैं पार्टी के, उनके नुमाइंदे हैं। इस तरह पार्टी के अंदर विभिन्न पक्ष हैं, उनके बीच में बहस हो रही है। इस बहस को हम लोग किस तरीके से देखें? मेरे पास वो सुविधा नहीं है नेहा, मेरे पास ये सुविधा नहीं है जो कांग्रेस और भाजपा के पास है कि हम आम आदमी पार्टी को खारिज कर दें। मैं उसे भारतीय लोकतंत्र का एक प्रयोग की तरह देखता हूं, और मुझे उम्मीद है कि उससे कुछ ऐसी नई बात निकलेगी जो भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध करेगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अगर इतनी बहस हो रही है, ये सब मीडिया के माध्यम से बाहर आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से बाहर आता है, मयंक गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप वॉलंटियर्स को तो कम से कम भ्रम में मत रखिए, उन्हें तो बताइए, वो आहत हैं, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही आम आदमी पार्टी? मैं मयंक गांधी की इस मांग से सहमत हूं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ वो पूरी तरीके से लोगों के सामने आए। उससे बहुत सा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारी जो गलतफहमियां फैल रही हैं वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इसमें मैं कोई बुरी बात नहीं समझता। अब ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही तय करना है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल को तय करना है, योगेंद्र यादव को तय करना है, प्रशांत भूषण को तय करना है कि क्या इस तरीके से काम होना चाहिए। ये हम लोगों को नजर रखनी चाहिए कि वो क्या करते हैं। मीम अफजल साहब भी इस पे कुछ जोड़ना चाहते हैं। मीम अफजल साहब, लेकिन ये क्या हर पार्टी की तस्वीर नहीं है? किस पार्टी में आप आवाज उठाकर बच जाते हैं, मुझे बताइए। कांग्रेस पार्टी में तो मैं कहूंगा जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4 बातें कही, उसमें उनसे मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ। दूसरी अहम बात मैं कहूँगा कि जैसे कहा, आपने पूछा कि क्या किसी और पार्टी के अंदर जो है इस तरह से, जैसे उन्होंने पूछा कि भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर जो मिनट्स हैं वो क्या बाहर आते हैं? मुझे बताएं कौन सी पार्टी की इस तरह की बैठकों के मिनट्स बाहर आते हैं, कहाँ उस पर डिस्कशन होता है, और कौन सा अभी आप पार्टी के अंदर भी ये मिनट्स बाहर आए? ये तो सूत्रों के अनुसार हैं। वो हमारे जब होते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी खबरें आती हैं जिसको हम अक्सर डिनाई करते हैं, और इनके यहाँ भी वो खबरें बाहर आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो अभी अभय जी कह रहे थे कि पार्टी कुछ अलग दिखाई देती है, मुझे लगता है कि जरूर दिखाई दे। और दूसरी बात ये, हम खारिज नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ने कभी आप पार्टी को खारिज नहीं किया। वो एक जिंदा हकीकत है। 67 सीट लेकर के असेंबली में आई है दिल्ली के अंदर, लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसको खारिज करना अपने आप को धोखे में रखना होगा। अफजल साहब, ये झगड़ा नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी का, ये सिर्फ एक बहस हो रही है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ये खाली बहस हो रही है। यह अंदरूनी तौर पर, जो मैंने शुरू में कहा कि जब भी मूवमेंट से उठ करके कोई पार्टी बनती है, उसके अंदर जो लोग होते हैं उसमें पर्सनालिटी क्लैश खुद ब खुद होता है। ये यहाँ के नहीं, दुनिया के हर हिस्से के अंदर इस तरह के मूवमेंट्स के नतीजे में जब पार्टियां बनी हैं, और वो पार्टियां जो बहुत ही आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ बनती हैं, उनमें भी कभी होता है। मैं ईरान की मिसाल दे सकता हूं आपको, रशिया की मिसाल दे सकता हूं, कई मुल्कों की मिसाल दे सकता हूं जहां इस तरह से पार्टियां बनी, बहुत बड़ा मूवमेंट चला और उसके बाद वहां भी झगड़े हुए, मिस्र के अंदर हुआ ये सब। तो आज अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन ये दावा करना कि फिर हम अलग से कोई बात कर रहे हैं, वो शायद मुझे ठीक है। आप कह रहे हैं अलग होने की बात ना करें आम आदमी पार्टी, लेकिन अरविंद मोहन जी, सवाल तो ऐसे में ये भी है कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली से बाहर के नेताओं का क्या भविष्य है? अगर आप दिल्ली तक ही राजनीति को सीमित रखना चाहते हैं तो जो नेता दिल्ली के हैं उनको तो फिर भी कुछ बहुत मिल रहा है, लेकिन बाहर के नेताओं का क्या? हरियाणा में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उधर मयंक गांधी कह रहे हैं शायद बीएमसी के चुनाव भी ना लड़े जाएं, तो क्या है ये? क्या एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ हाथ में रखे हुए है और इस वजह से असंतोष फैल रहा है? अब मैं एक चीज फिर सुधांशु जी की टिप्पणी पे पहले बात कर रखूंगा, उसके बाद वो जो 4 बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, खासतौर से गांधी की पॉलिटिक्स, उन 4 बातों को रिजेक्ट करके ही शुरू होती है। अगर हम ये मान लें कि युद्ध में सब जायज है और पॉलिटिक्स में सब जायज है, और गांधी की पॉलिटिक्स ठीक इन 4 सिद्धांतों के खिलाफ है। और आप वालों की कोशिश या जो भी जन आंदोलन इधर हुए हैं, उन सब की कोशिश गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की, वो कितना सफल होते हैं नहीं होते हैं, कांग्रेस कितना सफल हुई नहीं हुई, इन डिटेल्स को आप मत मानिए। असली बात जो आप कह रही हैं कि राज्य के बाहर का विस्तार किस किस्म से हो नहीं हो, जिस किस्म से लोकसभा चुनाव में अचानक पार्टी पूरे देश में लड़ने चली गई, हाँ, उसने पार्टी के मोमेंटम को लाभ पहुंचाया या घाटा किया, ये गंभीर विश्लेषण का मसला है जो पार्टी ने नहीं किया। वो फैसले पे गई भी तो हड़बड़ी में गई, हड़बड़ी की एक अब सारा दोष योगेंद्र यादव के मत्थे मढ़ा जा रहा है, लेकिन ये भी था कि तुरंत कुमार विश्वास चले गए राहुल गांधी से लड़ने, खुद केजरीवाल चले गए नरेंद्र मोदी से लड़ने, तो इन फैसलों को कहां से अप्रूवल हुआ और बाकी राज्यों में लड़ने? लेकिन अब तो बदली हुई परिस्थितियां हैं, अब अगर असंतोष है स्टेट यूनिट्स में तो तब क्या? करके ही आगे बढ़ना चाहिए था कि उस समय क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई,
किस सीमा तक हम पहुंचेंगे संगठन के लेवल पे। एक प्रयोग दुनिया में बहुत कुछ होता रहा है वो कि संगठन नीचे की तरफ से बढ़े, इतने बुनियादी यूनिट्स बन जाएंगे इतने ब्लॉक में, इतने जिले में, तब जाके हम। अच्छा अरविंद जी, मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल को जो कुछ करना चाहिए पार्टी की सेहत सुधारने के लिए वो कर रहे हैं? निश्चित रूप से अभी जो वो कर रहे हैं उससे पार्टी की सेहत सुधरने वाली नहीं है, और जिस तरह की चुप्पी वो और उनके सपोर्टर साधे हुए हैं उससे मुश्किल हो रही है। और मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा नुकसान पार्टी का हो, उससे भी अधिक नुकसान खुद केजरीवाल का हो रहा है। उनकी पर्सनल, उनके लिए एक बड़ा अवसर था इसमें कि वो बड़प्पन दिखाते, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। हर हल्के से और हर हल्के से आवाज उठ रही है। आम आदमी पार्टी से अंजलि दमानिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि जी, ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी में आवाज उठाना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है आवाज उठाना गलत है? पर उसका कोई पार्टी फोरम होता है, पार्टी की मीटिंग्स होती है। जो आपको कहना है हमारे पार्टी के फोरम में कह सकते थे, मीटिंग्स में कह सकते थे। उसके बाद अगर वहाँ भी सुनी नहीं जाती तो एक जीआरसी है जहाँ पर बात रखनी चाहिए, नेशनल जीआरसी है वहाँ पर बात रखनी चाहिए। पर ये छोड़कर क्या मीडिया के पास बार बार लेटर्स लीक करना ठीक बात है? मैं किसी की साइड लेने या किसी के खिलाफ बोलने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये एक सवाल पूछने आई हूँ कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या इन्हें इतना पता नहीं कि एडमिरल रामदास, जिन्होंने इतना बेहतरीन जो एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अरविंद की तारीफ भी की है, उन्होंने अरविंद की गलतियां भी बताई है और बाकी लोगों की गलतियां भी बताई है, पर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो दिया गया और बताया गया, बहुत दुख की बात है ये। पर आज ये जो लीक हुआ, एक बाजू अगर वो लीडर कहते हैं कि ये मामूली सी बातें हैं, हमें तो लॉन्ग टर्म देखना है, इस प्रकार की बात करना, और दूसरी बात जाकर वो सीधी सीधी लीक कर देना मीडिया को, कहाँ तक ठीक है? अंजलि जी, एक चीज मुझे बताइए, मयंक गांधी जो कह रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अंजलि जी वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या हुआ उसके मिनट्स आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं अपने ब्लॉग में। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मैंने समझने में कुछ त्रुटि की हो, मिनट्स बाहर आने चाहिए, और वो किसी और के लिए नहीं, हमारे उन वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता के लिए आने चाहिए जो परेशान है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी इस पार्टी में हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गलत है जो बात मयंक गांधी कह रहे हैं उसमें? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मयंक गांधी जी खुद एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वहाँ पर क्या हुआ ये पूरी बात उन्हें पता है, तो आधा सच लिखने में कोई मतलब नहीं था। इससे अच्छा अगर वो पूरी बात कार्यकर्ताओं को अगर बताए कि किस वजह से योगेंद्र यादव जी और प्रशांत जी पे ये कार्रवाई की बात तक आई, ये कार्यकर्ताओं को क्या बताना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अंजलि जी, मिनट्स दे देने से क्या होता है? अगर इतना बड़ा ब्लॉग लिख दिया है तो उस ब्लॉग में कुछ और भी लिख देते। अंजलि जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, मयंक गांधी कह रहे हैं वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए। अब वो वही बात कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल हर बार कहते आए हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, हर चीज लोगों के बीच साफ गोई से सामने आनी चाहिए। तो आज इस बात को आलाकमान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों मयंक गांधी को ये बात ब्लॉग के माध्यम से कहनी पड़ रही है? तो मुझे तो यही लगता है कि मयंक गांधी जी ने क्या ये बात इसके पहले कभी भी रखी थी? कोई भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में, कोई भी मीटिंग में सिर्फ इस बार रखना और उसे कहना कि आला कमांड नहीं सुनता, क्या ये योग्य है? क्या ये हमारे पार्टी के लीडर्स को शोभा देता है? मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता हूँ, सादी सी, मैंने तो सारी पोस्ट छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, मुझे नहीं करने ये पोस्ट और ये गेम्स और ये लीडरगिरी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हर कार्यकर्ता जो दिल्ली आकर चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी, अपनी फैमिली सब छोड़कर, अपने सारे पैसे जेब से खर्च करके जो आम आदमी पार्टी के लिए लड़ने आया था, वो किस लिए लड़ने आया था? उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से इस चुनाव को जीते। पर अगर यही पार्टी के कुछ लीडर्स अगर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जीतना नहीं चाहिए, तो क्या ये ठीक है? अगर शांति जी बयान देते हैं कुछ दिन पहले कि आज अजय माकन जी भी और किरण बेदी जी भी अरविंद से बेहतर सीएम है, क्या ये ठीक है?
लेकिन अंजलि जी सवाल ये भी उठेगा ना कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, मयंक गांधी, ये सब के मन में इतने सवाल क्यों हैं? अगर अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय हैं पार्टी के भीतर, तो क्यों ये लोग सीधे सीधे अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे? कहाँ गलती है? कहीं ये अरविंद केजरीवाल का एक जिसे कहा जा रहा तानाशाही रवैया तो नहीं है? कहीं वो सिद्धांत जिन्हें अब वो भूल गए हैं और पार्टी के अब ये बड़े नेता याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं उल्टा आपको वही बताऊंगी कि ये जो बातें रखी गई है, योगेंद्र यादव जी ने खुद रखी है। वो कहते हैं एक पार्टी एक पोस्ट होनी चाहिए। हम सब यही मानते हैं कि एक पार्टी और एक पोस्ट होनी चाहिए, पर क्या वो हमें बता सकते हैं कि उन्हीं के सहकारी जो है तमिलनाडु के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनको 2-2 पोस्ट योगेंद्र यादव जी ने खुद क्यों देकर रखी है? वो अगर मानते हैं और प्रशांत जी अगर मानते हैं कि कैंडिडेट साफ छवि के होने चाहिए, बिल्कुल साफ छवि के होने चाहिए, उसमें इतनी भी गुंजाइश शक की नहीं होनी चाहिए। पर क्या वो हमें समझा सकते हैं कि कर्नाटका के लोकसभा चुनाव में जब उनके एक सहकारी को टिकट दी गई थी, टिकट देने की बात आई थी, उनपे कुछ संगीन जुर्म थे, तब जाकर योगेंद्र जी खुद फोन उठाकर पृथ्वी रेड्डी जी को कहते हैं कि इन्हें कैंडिडेट बना दिया जाए। ऐसी ऐसी बातों से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, मैंने सितंबर में इसी वजह से इस्तीफा दिया, पर इस्तीफा देने के बाद हम चुप रहे। हमने जाकर कोई मीडिया से कोई लीक नहीं किया। अंजलि जी सवाल ये भी उठेगा कि दुख किस बात का है? पार्टी के भीतर लगातार जो हमले हो रहे हैं इसका, या फिर ये हमले बाहर पब्लिक में मीडिया में क्यों आ रहे हैं, इस बात से ज्यादा तकलीफ हो रही है? यहाँ हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अरविंद जी, आपका सवाल। अंजलि, ये बताइए कि जो सवाल उन्होंने उठाए चंदे का, टिकट देने का, पार्टी के फंक्शनिंग का, स्टेट्स की ऑटोनॉमी का, क्या वो उठाना कोई अपराध है? और अगर वो यहाँ न उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे इन मसलों को? जी। सिर्फ टिकट का मसला नहीं है, चंदे का भी मसला है इसमें। हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि अगर कुछ भी नहीं जी, चंदे का ही नहीं, मैं आगे चल के आपको और कहूंगी, उन्होंने जो कहा है कि जितने इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं उसे भी वेबसाइट पे डालना ज़रूरी है। ये सारी एक सिस्टम्स की बात है। तो मैं तो सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करती कि आप बहुत लर्नेड हो, आपके पास पूरा वक्त था। अगर अरविंद जी कैंपेनिंग और चीज़ें देख रहे थे तो क्या आप उस प्रोटोकॉल्स को सेट करने का काम नहीं कर सकते थे? सिर्फ सवाल उठाने से अच्छा अगर वो प्रोटोकॉल्स बनाकर, एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है जिसने 3 बड़े चुनाव 13 महीने में लड़े हैं साहब, 13 महीने में, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ पॉइंट आउट करने से अच्छा अगर हम सारे लीडर्स थोड़ा अपनी तरफ से लिखें या करें इस प्रयत्न से, तो पार्टी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसकी आजादी है? उंगलियां उठाई गई उनपे। नेताओं के पास इसकी आजादी है? बिल्कुल है। अंजना जी, मैं क्या आपको ऐसे लगता है कि प्रशांत जी ये बात नहीं रख सकते थे? इजाजत तो जी। अंजलि जी, एक सवाल अमीम अफजल साहब का कांग्रेस पार्टी से आपके लिए। जी अफजल साहब, संक्षेप में। अंजलि जी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा एक प्रोटोकॉल की आप बात कर रही थी और आपने ये भी कहा कि मयंक गांधी को आधा नहीं पूरा सच बताना चाहिए, और खुद आप भी उनके इल्जामात का जवाब टेलीविजन के जरिए से दे रही हैं। क्या ये आपकी पार्टी का कोई तरीका है या क्या वजह है? ये इनडिसिप्लिन नहीं है जो आप भी एक तरह से एक साइड को बताने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा दूसरा एक अहम, एक मिनट इसका जवाब मिलते हैं। जी बोलिए अंजलि जी। बिल्कुल इनडिसिप्लिन है, और इसी वजह से हमने यही सोचा था कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति मीडिया से नहीं बोलेगा। हमने बिल्कुल चुप रहे थे, हमारे एक भी व्यक्ति का एक भी ना, मैंने जिस दिन थोड़े से नाराज होकर ट्वीट कर दिए थे वो भी मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि अगर आप प्रशांत जी और योगेंद्र जी पे नाराज हो रहे हैं कि वो मीडिया में जाकर बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रही है? मैंने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करके सिर्फ ये कहा, हाँ मैं गलत हूँ, आइंदा से हम इस प्रकार के ट्वीट भी ना करें। पर क्या अंजलि जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो कश्मकश चल रही है आपकी पार्टी के भीतर, कभी कोई ट्वीट करता है फिर डिलीट करता है, आप लोग फैसला लेते हैं कभी टीवी पर आएंगे फिर सोचते हैं कि नहीं आएंगे, ऐसी कश्मकश की स्थिति क्यों है? क्या अरविंद केजरीवाल संभाल नहीं पा रहे हैं इस पार्टी को?
नहीं, अगर आप मेरी एक दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, 1-2 मिनट का वक्त मुझे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरविंद जी ने जैसे मैंने कहा 13 महीनों में 3 इलेक्शन लड़े, और अगर उनको और 3 महीने का वक्त भी मिल जाता तो शायद वो दिल्ली के साथ आम आदमी पार्टी के सारे उन सिस्टम्स, सारे उन प्रोटोकॉल्स को ठीक कर सकते थे। पर उनके पास बिल्कुल जो व्यक्ति 16-18 घंटे काम करता है और हर बाजू से लोग आकर सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। अन्ना जी के वक्त जब अन्ना जी ने आम आदमी पार्टी में आने से इनकार किया, उस वक्त भी कार्यकर्ता नाराज हुए थे। उस वक्त भी लोगों को लगा कि अन्ना जी का साथ छोड़ के अरविंद गलत है। आज शायद उनको ये एहसास हो रहा है कि अरविंद गलत नहीं थे। उसके बाद जो हुआ, जैसे शाजिया जी गई, किरण बेदी जी ने अभी के इलेक्शंस में जो उन पे इल्जाम किए, पर अरविंद जी ने एक शब्द से कभी अन्ना जी के खिलाफ या किरण जी के कहीं यही तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। नहीं कहा अंजलि जी, चुप रह करके खुद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग करके कहीं वो जो जिम्मेदारी लेने की जरूरत है उससे हट तो नहीं रहे। बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा आपको अगर पता है, ये जितने 13 लोग उनको मिलने गए थे वो इसलिए मिलने गए थे, 1 मिनट साहब, इसलिए मिलने गए थे कि वो उनको समझा सके कि वो नेशनल कन्वीनर का पोस्ट चालू रखे। अरविंद जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं फिलहाल दिल्ली के लिए फोकस करना चाहता हूँ, मुझे इससे सबसे आप बख्श दो। मुझे बार मैं लड़ने आया हूँ, तो ये सारी व्यवस्था से मैं कोई प्रशांत या योगेंद्र यादव से मैं लड़ने नहीं आया हूँ। ठीक है, बार जब बातें कही उन्होंने कहा, ठीक है, 1 मिनट, मेरे पास वक्त कम है जरा। ये सुधांशु जी का एक सवाल है मैम आपसे। जी सुधांशु जी, संक्षेप में। बस मेरा एक सवाल यह है कि आपके लोग जिस कदर मीडिया में बोल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपकी पारदर्शिता की बात आपकी विवशता है या नैतिकता है? यदि नैतिकता है तो जो मयंक गांधी कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए। यदि यह विवशता है तो स्वीकार करिए कि आप अनुशासन को लागू करने में असमर्थ हैं। दोनों में से क्या बात है, मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहूंगी आम आदमी पार्टी एक मिसाल कायम करे पारदर्शिता की, और वो होनी ही चाहिए। इसमें जो मेरी खेद ये है कि मयंक गांधी जी ने इसमें ब्लॉग में लिखा, काश वो उस मीटिंग में बोल पाते और काश उस मीटिंग को वीडियोग्राफ करके लोगों तक पहुंचाते। सत्य आज हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आपके सामने आ जाता। अंजलि जी, मयंक गांधी ये भी कह रहे हैं कि अब उनके साथ भी वही हो रहा है जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ करने की कोशिश थी, यानी धीरे धीरे उन्हें अपमानित करके उनके खिलाफ बयानबाजी करके बाहर निकालने की कोशिश। इस पर क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में। पूरा सच बताएंगे तो बाहर हो ही जाएंगे। मैं मयंक गांधी जी के किसी भी बयान पर, किसी भी ब्लॉग पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। मुझे उस पे कोई भी टिप्पणी करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।